नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में जो शिक्षण तकनीक दी गई हैं उनके बारे में जानेंगे। ये शिक्षण तकनीकों का पार्ट 4 है। हमने इसके 3 पार्ट बना लिए हैं, जिसमें मैंने 3 और 3 6 शिक्षण तकनीकों का वर्णन कर चुका हूँ। मैं आज की इस वीडियो में हम फिर 3 शिक्षण तकनीकों का वर्णन करेंगे, उदाहरण की मदद से उनको समझने का कोशिश करेंगे। साथियों, हम सभी को ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण मॉड्यूल पढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि वो जो मॉड्यूल्स हैं वे PDF के रूप में हैं, जिनको पढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसी को सरल बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे कि आप आसानी से शिक्षण तकनीकों को जान सको। वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल लीड लेके कान में लगाकर आपको सुनना है, आपकी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जैसे ही हमारे स्कूल खुलेंगे, हमें इन शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 शिक्षण तकनीकों को पढ़ेंगे। पहली शिक्षण तकनीक है सीखने के लिए बातचीत। दूसरी शिक्षण तकनीक है बच्चों के लिए कार्यपत्रक और तीसरी शिक्षण तकनीक है सभी को शामिल करना। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शिक्षण तकनीक जो आपकी 7वीं शिक्षण तकनीक है, इससे पहले हम 6 शिक्षण तकनीक पढ़ चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। तो शिक्षण तकनीक 7 है हमारी सीखने के लिए बातचीत। क्या मतलब है? अक्सर क्या होता है, जब हम क्लास में जाते हैं, हम देखते हैं, हम खुद महसूस करते हैं कि कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और बच्चे अनुशासित होकर सुनते हैं, बच्चे कोई भी सवाल नहीं पूछते। किंतु यह ध्यान रखना है कि कक्षा शिक्षण के दौरान जो है बच्चों की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि शिक्षक से ज़्यादा बच्चों की क्रियाशीलता होनी चाहिए। शिक्षक का सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि कक्षा के बच्चों को शिक्षण के दौरान शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, जिससे कि वे तार्किक ढंग से चिंतन मनन करते हुए कार्य कर सकें। इसी तरह से हम उन गतिविधियों का नियोजन करें जिनमें बच्चे आपस में परस्पर बातचीत कर सकें और इसके साथ साथ वे शिक्षक से भी वार्तालाप कर सकें, तो उनका सीखना और सरल हो जाएगा। तो इसलिए सीखने के लिए बातचीत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके क्या लाभ होंगे? इसके लाभ होंगे शिक्षक और बच्चों के मध्य और बच्चों का आपस में संबंध स्थापित होगा, जो बच्चों को सीखने में मददगार होगा। दूसरा लाभ क्या होगा? बच्चों में परस्पर बातचीत से झिझक दूर होगी। उनकी झिझक आपस में जो होती है या टीचर से जो झिझक होती है वो इनकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों में समूह भावना का विकास होगा। बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होंगे। यानी जब वे तर्क वितर्क करेंगे तो वे किसी निर्णय पर आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए इस तकनीक को शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने कक्षा 7 ले ली और हमको विज्ञान पढ़ाना है। 40 मिनट का हमारे पास समय है। लर्निंग आउटकम हमने चूज कर लिया कि बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल के अर्थ को समझते और बताते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है। आवश्यक सामग्री में आप 5-6 गेंद ले लीजिए बच्चों के लिए। क्या करेंगे? सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक बच्चों से निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से बातचीत करते हैं। शिक्षक बच्चों से बात करते हैं। जैसे आज अब आम का सीजन चल रहा है तो उसी से शुरू करते हैं। शिक्षक कहते हैं, क्या आप सभी ने पेड़ से आम को गिरते हुए देखा है? तो जाहिर सी बात है, सभी बच्चों का एक ही जवाब होगा, जी हाँ, पेड़ से आम को गिरते हुए कई बार देखा है। फिर शिक्षक उनसे पूछेंगे, सोनू, आपने गेंद को कभी ऊपर की ओर फेंका है? तो बच्चे कहेंगे, जी हाँ, मैंने कई बार ऊपर को फेंका है, बाउंड्री पे छक्का लगता है तब भी बॉल ऊपर जाती है। तो उसके बाद फिर शिक्षक टॉपिक पे आएंगे, उससे कहेंगे, अच्छा ये बताओ कि जो गेंद ऊपर गई फिर वे नीचे क्यों गिर गई? तो बच्चे क्या कहेंगे? या तो बच्चे ये कहेंगे, जी हमें तो पता नहीं,
या बच्चे ये कहेंगे चुंबक है पृथ्वी में, इस वजह से। इस तरह के जवाब भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे ये तो हमें नहीं पता, या फिर ज़्यादा जो बच्चे कुछ जानकार होंगे वे कह देंगे धरती अपनी तरफ को खींच लेगी। शिक्षक कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ क्या तुमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सुना है? तो बच्चे कहेंगे नाम तो सुना है पर इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो फिर शिक्षक मेन टॉपिक पे आ जाएंगे बातचीत के जरिए। तो चलो इसके बारे में पता करते हैं और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बच्चों को बताते हुए कहते हैं हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है और सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसके कारण भी कोई भी वस्तु ऊपर उछाले जाने पर नीचे गिरती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिस बल से पृथ्वी उसे खींचती है। इस बल के बारे में हमें न्यूटन ने बताया था। शिक्षक कक्षा में बच्चों को 5 समूह में विभाजित करते हुए प्रत्येक समूह में एक एक गेंद दे देंगे। सभी समूह को गतिविधि के बारे में समझाते हुए कहेंगे कि गतिविधि के परिणाम के आधार पर सभी बच्चे अपने अपने समूह में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बातचीत चर्चा करेंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे। सभी समूह अपनी गेंद को ऊपर को फेंकेंगे। परिणामों पर सभी बच्चे अपने अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फिर साझा समझ के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल के अर्थ को अपनी कॉपी में लिखते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह में जाते हैं और बच्चों की बातचीत को सुनते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण में उनकी कितनी समझ विकसित हुई। प्रत्येक समूह अपनी गतिविधि और इसके परिणामों को बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। तो इसका क्या कंसोलिडेशन निकलेगा? इस प्रकार बातचीत के माध्यम से शिक्षक बच्चों में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझ विकसित करते हैं, साथ ही इसका अनुभव दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं इस पर भी समझ विकसित करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का कहाँ कहाँ यूज है, इस बारे में भी। तो आप पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में सीखने के लिए बातचीत तकनीक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाएं, आपका शिक्षण बहुत ज़्यादा सफल होगा। नेक्स्ट तकनीक है हमारी बच्चों के लिए कार्य पत्रकों का उपयोग, यानी यूज ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के माध्यम से ये शिक्षण तकनीक भी काफ़ी अच्छी है बच्चों को समझाने के लिए। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों की स्पष्ट समझ विकसित करने के उद्देश्य से संबंध विषय के कार्य पत्रक यानी वर्कशीट तैयार कर समूह में बांटकर बच्चों को स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं। यानी आप पहले विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करें, बच्चों की स्पष्ट समझ उसको विकसित कर दें, उसके बाद उससे संबंधित एक कार्यपत्रक तैयार करें और उन्हें बच्चों को समूह में बैठाकर उन्हें कार्यपत्रक दे दें। इससे बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ साथ अभ्यास के अवसर भी मिलते हैं। जैसे गणित विषय में लाभ हानि पढ़ाने के पश्चात, मान लीजिए आपने गणित विषय में लाभ हानि पढ़ाया, कार्य पुस्तक में कुछ वस्तु के नाम लिख दीजिए, उनके क्रय मूल्य लिख दीजिए, विक्रय मूल्य अंकित करके लाभ हानि की गणना आसानी से कराई जा सकती है। इससे क्या लाभ होंगे? बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने में आनंद आएगा। पहली बात तो उनको जब आप कार्यपत्रक दे देंगे तो उनको आनंद आएगा। इससे बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, बच्चे तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे और शिक्षकों को अभ्यास करने में आसानी होगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। इसके ये लाभ हमारे होंगे। इस तकनीक को निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। आपने कक्षा 5 ले ली, गणित विषय ले लिया और आपका लर्निंग आउटकम्स है बच्चे वस्तुओं की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि की गणना करते हैं। आवश्यक सामग्री आपने क्या ली? लाभ हानि संबंधित तालिका और कार्यपत्रक आप ले लेंगे। क्या करेंगे? शिक्षक पहले बच्चों को यह स्पष्ट करते हैं जितना धन देकर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। सबसे पहले शिक्षक जो है क्रय मूल्य के बारे में बता देंगे। इसके बाद जितना धन लेकर हम उसे बेच देते हैं उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य के बारे में बच्चों को स्पष्ट बता देंगे और फिर ये बताएंगे जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी कि जितने में हमने खरीदी थी उससे ज़्यादा में हमने कोई चीज़ बेच दी तो लाभ होता है, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हानि होती है। यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी और उसके बाद आपने कम पैसे में वो बेच दी तो आपको हानि हुई। दैनिक जीवन के उदाहरण देकर शिक्षक लाभ हानि की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। फिर क्या होगा? बच्चे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और साथ ही लाभ हानि को समझ पाते हैं। उसके बाद
अब शिक्षक लाभ हानि संबंधी पत्रक को सभी बच्चों को वितरित करते हैं। जो पत्रक आपने बना रखे हैं, यह कार्यपत्रक वे पूर्व में ही तैयार कर लेते हैं, उसकी आवश्यक प्रतियां भी रख लेते हैं। कितनी प्रतियां आपको बनानी है, पहले बना लीजिए। शिक्षक बच्चों को यह स्पष्ट निर्देश देते हैं कि इस कार्यपत्रक में सभी वस्तुओं के चित्रों को देखिए और प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तुलना कर समझ बूझ कर लाभ या हानि की गणना करके लिखिए। इस तरह का कार्यपत्रक आप बच्चों को दे देंगे। जैसे कंप्यूटर, वस्तु का नाम कंप्यूटर हो गया, क्रय मूल्य 15,000 हो गया, विक्रय मूल्य 16,000 हो गया। कौन अधिक है, क्रय इसमें लिखें, इस कॉलम में बच्चों को बता देंगे। आपको लिखना है कि कौन अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है, और जो अधिक है उसके आधार पर आप बताइए लाभ है और हानि है और कितनी है। तो बच्चे आप इस कार्यपत्रक को देकर आसानी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की अवधारणा को समझ जाएंगे कि किस तरह से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकाला जाएगा, और बच्चों को इस कार्य को करने में बहुत ही आनंद आएगा। तो शिक्षक कक्षा में बच्चों द्वारा कार्यपत्रक पर किए जा रहे अभ्यास कार्य को देखते हैं। इस दौरान वे ये आकलन करते हैं कि कौन बच्चे आसानी से इस कार्य को कर रहे हैं, किन्हें सहयोग की आवश्यकता है। वे आवश्यकता अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बच्चे काफ़ी उत्साह से कार्यपत्रक पर कार्य करते हैं। कार्य खत्म होने के पश्चात शिक्षक प्रत्येक बच्चे के कार्य को जांचते हैं तो तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को सही हल के बारे में बताते हैं। अगर किसी ने गलत कर रखा है तो उसको सही बताएंगे। कंसोलिडेशन क्या होगा, इस प्रकार कार्यपत्रक के माध्यम से शिक्षक बच्चों में लाभ हानि के बारे में समझ विकसित कर सकते हैं। तो आप किसी भी पाठ्यांश प्रकरण को पढ़ाने के लिए कार्यपत्रक का उपयोग तकनीक को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण योजनाएं बनाइए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। हमारी तीसरी शिक्षण योजना है सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। शिक्षण योजना की सफलता इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि बच्चे और शिक्षक कितने ज़्यादा हमारे सम्मिलित हो रहे हैं। कक्षा शिक्षक से पूर्व शिक्षक को यह अवश्य चिंतन करना चाहिए हमें कौन सा विषय पढ़ाना, ये तो उसको पता ही होता है, तो इसके लिए उसे कौन सी शैक्षिक गतिविधियों का चुनाव करना है ताकि कक्षा के सभी बच्चे शामिल हो सकें। ऐसी गतिविधि चुनिए जिससे सारे बच्चे शामिल हो सकें, जैसे कहानी सुनाना, प्रयोगात्मक कार्य, समूह कार्य, समूहगान आदि। इसके लिए शिक्षक कई प्रकार की गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लाभ क्या होंगे, शिक्षक सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकेंगे। और क्या लाभ होगा, सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे, सीखने में पीछे छूट जाने की संभावना कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस तकनीक को निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। चयनित विषय आपने 7वीं ले लिया और कक्षा विषय आपने विज्ञान ले लिया। छात्रों को बल की संकल्पना, उसके प्रकार और व्यावहारिक उपयोग की समझ है। ये आपका चयनित लर्निंग आउटकम्स हो गया कि वे बल के बारे में जानते हैं, उनके प्रकार के बारे में जानते हैं और उनका क्या क्या व्यावहारिक उपयोग है उसकी उन्हें समझ है। आवश्यक सामग्री आप क्या ले लेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्नों की एक पर्ची ले लीजिए। एक पर्ची पर प्रश्न लिख लीजिए, पेशीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग। ये आप इस तरह के प्रश्न आप ले लेंगे। शिक्षक छात्रों को 4 या 5 के समूह में बांटकर समूहवार बैठने का निर्देश देते हैं। छात्र समूह में बैठ जाते हैं। शिक्षक पूर्व में पढ़ाए जाने वाले पाठ 6 पर आधारित प्रश्नों या चर्चित बिंदुओं की पर्ची को पूर्व में ही बना लेते हैं, जिन्हें वे एक बॉक्स में डाल देते हैं। फिर प्रत्येक समूह से एक एक छात्र को क्रमवार बुलाकर पर्ची निकालने को कहते हैं। ये हम कक्षा 6 की बिंदु लेंगे जिनकी पर्ची हमारे पास होंगी। प्रत्येक पर्ची में एक प्रश्न लिखा होगा, साथ ही इसमें पीछे की तरफ चर्चा के मुख्य बिंदु भी लिखे होते हैं। पर्ची निकालने के बाद छात्र अपने समूह में जाकर पर्ची में लिखे प्रश्न पर चर्चा शुरू करता है। प्रत्येक समूह इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है जिसमें समूह के सभी सदस्य शामिल होते हैं। शिक्षक पर्ची में लिखे चर्चा बिंदु को बच्चों को स्पष्ट करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं और चर्चा को सही दिशा प्रदान करते हैं। बाद में समूह के सदस्यों को इन प्रश्नों के उत्तर कक्षा के समक्ष देना होता है। पहले शिक्षक बता देंगे, फिर समूह के सदस्यों को बताना है। समूह के किसी एक छात्र द्वारा प्रश्न का जवाब दिया जाता है। क्रम से सभी समूह में से एक एक छात्र पर्ची में लिखे बिंदु पर उत्साहपूर्वक अपने विचार करते हैं। इस प्रकार ग्रुप 1 द्वारा पेशीय बल के बारे में पूछा जाएगा, ग्रुप 2 द्वारा गुरुत्वीय बल
ग्रुप 3 द्वारा घर्षण बल और ग्रुप 4 द्वारा घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग को स्पष्ट किया जाएगा। इसलिए सभी शामिल हो जाएंगे इस प्रक्रिया में, सभी को अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी और वे अपने आप और अपने शब्दों में उसको स्पष्ट करेंगे। कंसोलिडेशन, इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से चर्चा में सभी को शामिल करते हुए शिक्षक बच्चों में पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल तथा घर्षण बल के दैनिक जीवन के उपयोग के बारे में समझ विकसित करते हैं। आप किसी भी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में सभी को शामिल करना तकनीक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाइए। चलिए इस शिक्षण योजना को एक और उदाहरण की मदद से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आपने कक्षा 6 विषय ली, आपका विषय हो गया गणित। कक्षा 6 में गणित का हमें पढ़ाना है और लर्निंग आउटकम से बच्चे चर और अचर की अवधारणा को समझते हैं। आवश्यक सामग्री में आप कंकड़ ले लेंगे, कुछ कंचे ले लेंगे, बीज ले लेंगे, आइसक्रीम स्टिक लेंगे, चाक, थैली, मेज आदि इस तरह की चीज़ें आप ले लेंगे। क्या करेंगे, इन सबको आप एक मेज पे रख लेंगे। शिक्षण बच्चों को गोल घेरे में बिठा लेंगे, बीच में आप मेज रख लेंगे, तो उस पर कुछ कंचे, कंकड़, बीज रख देते हैं। अब शिक्षक आज के काम के बारे में बताते हैं, बच्चे शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बारी बारी से बुलाते हैं, क्योंकि हमें सबको शामिल करना है। बारी बारी से बुलाएंगे और किसी को कंचे दे देंगे, किसी को कंकड़ दे देंगे, किसी को बीज गिनने को दे देंगे कि आप गिन के बताओ। सभी बच्चे बारी बारी से आते हैं और ढेर में से कंचे, कंकड़, बीज आदि को गिनकर बताते हैं कि 10 बीज हैं, 13 कंचे हैं, 11 आपकी चौक है। इस तरह से वे बता देंगे। शिक्षक इन संख्याओं को बोर्ड पर लिख देते हैं। जितने जितने बच्चे बताते हैं उतनी उतनी संख्याएं बोर्ड पर लिख देते हैं। इस प्रकार सभी बच्चों को वस्तुओं को गिनने का मौका मिलता है। अब शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे आपने गिन लिया, फिक्स है, जैसे 13, 10, 11 आदि, तो इन्हें हम अचर संख्या कहते हैं, अर्थात इनका मान बदल नहीं सकता। मैंने आपको 13 कंकड़ दी तो 13 ही रहेंगी, ये 14 नहीं होने की, इनका मान नहीं बदलेगा। तो ये आपकी जब फिक्स है, कोई चीज़ आप गिन सकते हो, तो उन्हें अचर कहेंगे। अब क्या काम करते हैं, शिक्षक कुछ कंकड़ों को उठाकर बिना गिने, ऐसे मुट्ठी भरी और बिना गिने एक थैली में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार वे कुछ कंचे और बीजों को उठाकर बिना गिने थैली में बंद कर देते हैं। अब शिक्षक दूसरे बच्चों को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम बंद थैली में रखी सामग्री की संख्या बता सकते हो? बच्चे कहते हैं नहीं, इसके लिए तो इन्हें गिनना पड़ेगा। कुछ बच्चे अनुमान से बता भी देते हैं कि इतनी है, लेकिन वे अनुमान से बताते हैं। शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि बंद थैली में रखी वस्तुएं, कंकड़, कंचे, बीज की संख्या हमें ज्ञात नहीं है कितनी है, इसलिए इन्हें हम किसी अक्षर के रूप में लिख देते हैं। जो चीज़ हमें पता नहीं उसे हम संख्या तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, तो उसे किसी अक्षर लिख देंगे। जैसे एक्स कंकड़ है, वाई कंचे हैं, या जेड कुछ है, या ABC कुछ भी लिख सकते हैं, कै खे गे, और इन संख्याओं को चर संख्या कहेंगे। इन संख्या क्या कहेंगे? चर संख्या। बच्चे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि संख्या का निश्चित होना अचर है और अनुमानित अथवा अक्षर रूप में व्यक्त करना चर कहलाता है। इस प्रकार कक्षा की गतिविधि में सभी बच्चों को शामिल करते हुए शिक्षक अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कंसोलिडेशन क्या होगा? इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से सभी को शामिल करते हुए शिक्षक बच्चों में चर और अचर संख्याओं के बारे में समझ विकसित करते हैं। आप किसी भी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में सभी को शामिल करना तकनीक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, ये हमने 3 शिक्षण तकनीक पढ़ी। इस तरह से हमने 3-3 करके हम 9 शिक्षण तकनीक पढ़ चुके हैं और पार्ट जो आपका 3 है, इसके हम 4 वीडियो बना चुके हैं पार्ट 3 की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के 2-3 शिक्षण तकनीक लेंगे। इस तरह से हम पूरी कंप्लीट 18 शिक्षण तकनीकों को पूरा करेंगे। अभी हमारी 9 शिक्षण तकनीक हुई हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स लिखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो मिलाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। धन्यवाद।